बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज विचार विमर्श में हम बात करेंगे मशीनों के बैंक के बारे में। सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा कि मशीनों का भला कैसा बैंक, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आप अपनी जरूरत के लिए बैंक से पैसा निकालते हैं, इसी तरह के बैंक स्थापित किए जा रहे हैं जहां से आप कृषि कार्यों के लिए मशीनें ले सकते हैं। और ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग द्वारा। ऐसे बैंक स्थापित किए गए हैं जहां से आप गन्ने की बुआई, कटाई, तमाम जो क्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित मशीनें ले सकते हैं। और मकसद ये है कि गन्ना एवं इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुगर मिल समितियों से जुड़े जो किसान हैं उनको सहूलियत पहुंचाई जा सके। तो कैसे हमारे किसान इससे लाभ ले सकते हैं, इससे कैसे श्रम में कमी आ सकती है, लागत घट सकती है और कम समय में ज्यादा काम भी हो सकता है, तमाम बातें आज हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे। और जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि एक श्रृंखला हम चला रहे हैं जिसमें इससे पहले हमने आपको नैनो यूरिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, इसी तरीके से आज हम मशीनों के बैंक के बारे में जानकारी देंगे। तो कैसे हमारे किसान इससे लाभ लें, किस तरह की शुरुआत की गई है और कितनी समितियों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, कैसे इससे लगातार हम वर्तमान में सकारात्मक परिणाम देख रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ है लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका कार्यक्रम में। नोएडा के उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड के निदेशक एस शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उप कार्यकारी निदेशक कुलदीप कुमार जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो आज के विषय पर विस्तार से हम जानेंगे कि आखिर ये मशीनों का बैंक होता कैसे, कैसे हमारे किसान इससे मशीनें ले सकते हैं और आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई। गन्ने की अगर हम बात करें तो इसमें काफी श्रम लगता है, काफी मेहनत लगती है और ऐसे इन मशीनों से कैसे इस मेहनत को घटाया जा सकता है। और जो एक समस्या रहती है कि जहां एक तरफ मिलों में पिराई का समय होता है, वहीं नई फसल की बुआई का भी समय होता है, तो इस समय का उचित इस्तेमाल कैसे मशीनों से किया जा सकता है, तमाम बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आज मशीनों का दौर है। खेती को बेहतर बनाने और किसानों के काम को आसान करने के लिए नित नई मशीनें सामने आ रही हैं। एक किसान के लिए सभी तरह की मशीनों का इंतजाम करना मुश्किल है। वैसे हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है। वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि मशीनें खरीद सकें। ऐसे ही गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना कर रही है, जहां से बहुत सस्ती दरों पर मशीनें उधार ली जा सकती हैं। फार्म मशीनरी बैंकों में रेटून मैनेजमेंट डिवाइस, ऑटोमेटिक शुगर केन प्लांटर, ऑटोमेटिक शुगर केन ट्रेंच प्लांटर, चीजलर और पावर स्प्रेयर जैसी मशीनें आपको मिल जाएंगी। इन्हें ट्रैक्टर के जरिए चलाया जा सकता है। इसके अलावा 3 तरह के फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अवशेष प्रबंधन से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और पराली जलाने की घटनाओं पर भी अंकुश लगता है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। सरकार इस योजना को और विस्तार देने पर विचार कर रही है, जिसके तहत नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए ड्रोन भी फार्म मशीनरी बैंक में उपलब्ध कराए जाएंगे। गन्ने की खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से किसानों की आय बढ़ेगी और वो कृषि यंत्रों की खरीद पर होने वाले बेवजह के खर्च से भी बच जाएंगे। फार्म मशीनरी बैंक में उपलब्ध कृषि यंत्रों से गन्ना और चीनी मिल समिति की जो भी कमाई होगी, उसमें से कृषि यंत्रों के मूल्य और रख रखाव पर होने वाला खर्च काटकर बची रकम को विकास कार्यों में लगा दिया जाएगा। इसके अलावा हर फार्म मशीनरी बैंक से 5 युवकों को रोजगार मिलेगा। युवा उद्यमी गन्ना समितियों से मशीनें लेकर किसानों के खेतों में काम करेंगे। काम खत्म होने के बाद उन्हें वापस समिति तक पहुंचाएंगे। इस काम के लिए उन्हें समितियों की ओर से निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे इससे युवाओं को रोजगार मिल सकता है और जो समस्या रहती है किसानों की कि किस तरीके से कम समय में ज्यादा काम किया जाए, उस समस्या को भी इन तमाम मशीनों से दूर किया जा सकता है। मशीनों के नाम भी हमने आपको बताया, लेकिन विस्तार से और जानकारी देंगे आपको। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सिंह, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जो फार्म मशीनरी हम बात कर रहे हैं और जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया कि 146 ऐसी समितियां हैं जहां पर लगभग इनका काम पूरा हो चुका है। तो मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा हमारे किसानों की जबान में समझाएं। देखिए, ऐसा नहीं कि किसान भाइयों, जहां जहां देखिए गन्ना होता है वहीं वहीं खुशहाली और वहीं वहीं समृद्धि देखने को मिलती है। गन्ना एक ऐसी फसल है जहां पर आप देखें कि कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, वहां पर जो है ना मिठाई के लिए हम लोग गन्ने को ही देखते हैं और बहुत पहले से ही जो है ना गन्ने को हम मिठाई के रूप में देखते आ रहे हैं। लेकिन अब ये समय ऐसा आ गया है कि मिठास के साथ साथ हमें एथनॉल उत्पादन भी करना है। एथनॉल जितना उत्पादन होगा हमारी विदेशी मुद्रा की कमी हो जाएगी, बचत होती रहेगी। साथ ही साथ जो है ना अब एक चीज और भी आ गई है कि हम जो है ना चीनी मिल का जो एक उत्पाद होता है स्पेंट वाश, उससे हम लोग पोटेशियम उर्वरक भी किसान भाइयों बनाने जा रहे हैं, हमारी चीनी मिलें बनाने जा रही हैं। इससे भी हम पोटेशियम उर्वरकों पर जो आयात होता है उसको घटा करके और विदेशी मुद्रा की बचत हो जाती है। अब लेकिन समस्या ये आती है कि हमारी जो 1 हेक्टेयर में अगर हम गन्ने की खेती की बात करें और जो लागत आती है किसान भाइयों, तो 3 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। और ऐसे में देखा गया है कि जो हमारे श्रम की जो लागत होती है उसमें जो है ना 50% लगभग श्रम की काश हमारे जो है ना मानव श्रम दिवस इसमें लग जाते हैं। तो गन्ने की खेती में जो है ना बहुत बड़ा श्रम की जो लागत है वो श्रम के मार्फत आती है। तो अब ये जरूरत महसूस की जाने लगी है कि अब मशीनों की जरूरत क्यों आ पड़ी है। सबसे पहला कारण ये है कि समय पर श्रमिकों का उपलब्ध न हो पाना, और दूसरी बात यह है कि हमें जो है ना हमारी जो लागत है उसको हमें कम करना है। तो जो हमारी जो मशीनें हैं जो गन्ने की खेती में प्रयोग में की जाती हैं उनकी लागत ज्यादा होती है। हमारे छोटे और सीमांत कृषक हैं वो उनको खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम चीनी मिल क्षेत्रों में जो हमारी सहकारी समितियां हैं वहां पर बैंकों की तर्ज पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएं। ऐसे में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित हो जाने से यह होगा कि हमारे जो छोटे और सीमांत कृषक हैं उनको एक मामूली किराए पर वो मशीनें मिल जाएंगी और खेती बाड़ी से संबंधित जो कार्य है, जो गन्ने का कार्य है, वो उन मशीनों से कर लेंगे। इसके साथ साथ सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और व्यवस्था की है कि इसमें पंच उद्यमी एक नाम दिया गया है, उसमें 5 युवकों को रोजगार भी मिलेगा और वो युवक उन मशीनों को ले जा करके किसान भाइयों आपके खेतों में जाएंगे और वहां पर काम करके और वापस समितियों में उस फार्म मशीनरी बैंक में मतलब वापस कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 युवा होंगे वो एक तरह से किसानों और जो हम बैंक की बात करें, मशीनरी बैंक, फार्म बैंक और किसानों के बीच की कड़ी होंगे। और ये सरकार की तरफ से भी होंगे और किसानों की तरफ से भी होंगे, क्योंकि किसानों के हैंड होल्डिंग भी यही करेंगे। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि आप इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, सहूलियत भी होगी कि किसानों को इधर उधर भटकना ना पड़े। ये 5 जो युवा होंगे, पढ़े लिखे युवा होंगे, जिन्हें कह सकते हैं कि जानकारी भी होगी मशीनों के बारे में, और किसानों के लिए भी ये एक तरीके से सहूलियत होंगे कि जो किसानों की समस्या है या किसानों को किस तरह की सुविधा चाहिए वो इन युवकों को बता सकते हैं, जो कि उसी के अनुसार उन्हें मशीनों के बारे में भी जानकारी दे पाएंगे। चलिए बात करते हैं कुलदीप जी से। कुलदीप जी, अभी अगर हम मौजूदा स्थिति में बात करें तो गन्ना में मशीनीकरण का क्या स्थिति है, किस तरीके से अभी काम हो रहा है, और अगर हम बात करें इन बैंकों की जिनमें अलग अलग तरह की मशीनें होंगी, इनके आने के बीच में किस तरह के खाई को पाटने में हमें मदद मिलेगी? चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने की फसल के दौरान कुछ कृषि यंत्र ऐसे हैं जिनका लगातार बहुत समय से किसान उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि कल्टीवेटर है, हैरो है, रोटावेटर है और सामान्य बुआई के रेजर आदि जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं। और ट्रैक्टर और ट्रॉली और जो ट्रैक्टर से चलने वाले जो कृषि यंत्र हैं उनका उपयोग भी बढ़ा है। और आजकल जो बैलगाड़ी से या बैल हल से काम करना किसान नहीं चाहते, लघु और सीमांत किसान जिनकी जो अभी ट्रैक्टर नहीं रखने की पोजीशन में है वो भी किराए के माध्यम से ट्रैक्टर से अपने काम कराते हैं, चाहे वो जुताई हो
चाहे गन्ने की बुआई हो और चाहे गन्ने की ढुलाई हो। और जैसे जैसे लेबर की समस्या बढ़ रही है वैसे वैसे मशीनीकरण की तरफ किसानों का रुझान भी बढ़ रहा है। और इसमें शुगर मिल्स भी चाहती हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करें। नए नए अगर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बात करें तो जैसे कि सॉइल लेवलर है, उसका उपयोग करके लोग अपने सिंचाई के पानी को बचा सकते हैं, संसाधनों को बचा सकते हैं। ऐसे ही चिजलर है, एक हार्ड पैन बन जाता है जमीन के अंदर। एक ही लेवल पर अगर आप जुताई करते रहेंगे तो चिजलर से अगर हम उसको तोड़ देंगे तो उसकी पानी धारण करने की क्षमता फसल की बढ़ जाएगी, जमीन की बढ़ जाएगी। इसी तरह मिट्टी पलटने वाला हल का उपयोग किसान भाई कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शुरू किया है, जिससे कि वो 1 फीट की जमीन को पूरी तरह पलट देते हैं और उर्वरक जो जमीन है वो ऊपर आ जाती है और जो खरपतवार हैं वो नीचे दब जाते हैं। जी जी। तो ऐसे ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं जिनका किसान भाइयों ने उपयोग शुरू किया है। और जो दूसरा सवाल है कि इसका फायदा किसानों को कैसे मिलेगा, तो सर्टेनली ये बैंक जो बनाया है, जो गवर्नमेंट की ये योजना है, इसका फायदा किसानों को मिलने वाला है और इससे किसानों की उत्पादन लागत भी कम होगी, कृषि श्रम भी बचेगा और साथ साथ क्योंकि समय से सारे कार्य हो जाएंगे मशीनों के द्वारा, तो उत्पादन भी सर्टेनली इससे बढ़ेगा और इससे लाभ किसानों को तो मिलेगा। उत्पादन भी बढ़ेगा जैसा कि आप बता रहे हैं। और जो एक श्रम की समस्या आती है कि अब वर्कर्स नहीं मिलते, तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण यह कदम है। अब डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं। जैसे कुलदीप जी ने अभी खुद भी कहा कि शुगर मिल्स के साथ जुड़ करके और इस तरह के कि बैंक में जो मशीनें हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और किसानों को भी इससे जोड़ा जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शुगर मिल्स का किस तरह का इसको लेकर रुझान है, कैसे इन बैंकों की स्थापना के बाद किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसको लेकर किस तरह की स्थिति है अभी? नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आजकल लेबर की एक बहुत बड़ी समस्या है और साथ ही साथ एक उत्पादन लागत भी लेबर के केस में बहुत बड़ी है। ऐसे केस में मशीनों की स्थापना करना, मशीनें अवेलेबल कराना एक बहुत ही ज़रूरी कार्य हो गया है। तो जहाँ तक शुगर मिल का सवाल है, शुगर मिल किसानों के साथ जुड़ी रहती है और हम शुरुआत करते हैं जैसे सोयल टेस्टिंग से। तो सबसे पहले किसान की ज़मीन है उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और उसके लिए भी सोयल टेस्टिंग लैब्स हैं, वो शुगर मिलें प्रोवाइड करा रही है। अपने यहाँ शुगर टेस्टिंग के लिए लैब है, वो किसानों की जो ज़मीन है वो उसका सोयल का टेस्ट करती है और उसी के हिसाब से उनको उपाय बताती है कि क्या करना चाहिए। उसके बाद जो ट्रेडिशनल मेथड से किसान हैं वो पहले खेती करते थे, बैल हुआ करते थे, अब तो बैल तो है नहीं, गिने चुने मिलते हैं जो सिर्फ पूजा के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो और उस केस में भी क्या करते थे, गन्ने की गहरी जुताई करते थे और ऊपर से पाटावर चला देते थे। तो ऐसे केस में अंकुरित नहीं हो पाता था। तो अब मशीनों का ज़माना आ गया है। तो मशीनों के लिए सबसे पहले किसान को जो मेथड ऑफ सोइंग है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यूपी में काफ़ी चेंज हो रहा है। जैसे चौड़ी विधि मतलब 4 से 5 फीट के बीच में उनको बुआई करनी चाहिए, 2 रो होनी चाहिए जो वाइडर स्पेस है। वाइडर स्पेस का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आराम से ट्रैक्टर छोटे वाला चला जाता है और सारी एक्टिविटी कर देता है। रटून मैनेजर है, आपके रोटावेटर है, जो ट्रैक्टर के साथ जो इक्विपमेंट लगते हैं वो सब बीच से निकल के और वो कर देते हैं। साथ ही साथ जो वाइडर स्पेस से जो किसानों की जो है यील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि उसके बीच में सह फसल भी किसान ले सकते हैं। 3-4 महीने की कोई भी फसल ले सकते हैं। जब तक गन्ना ग्रोथ में रहता है तब तक दालें हैं, टमाटर हैं, प्याज हैं, लहसुन है। तो जब वाइडर स्पेस पे किसान जाएंगे तो मशीनरी जो अवेलेबल कराएंगे उसका बेनिफिट होगा। दूसरा, बहुत सारे डिफरेंट कार्य होते हैं जैसे शुगर मिलें करती है, दवाइयाँ अवेलेबल कराना, अच्छा बीज अवेलेबल कराना, बीज के लिए सीड ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट्स देना और उसके बाद दवाइयाँ देना, ड्रोन से छिड़काव करना। उसके बाद जो बीच में खरपतवार आ जाती है उसको नियंत्रण करने के लिए इक्विपमेंट, रोग और कीट के लिए रोकथाम के लिए इक्विपमेंट, ये और पेड़ी प्रबंधन। गन्ने की जैसे पता है कि एक बार जब फसल लगाते हैं तो वो प्लांट केन होता है फर्स्ट ईयर में, फिर अगली बार रटून आता है उसका। जी। तो रटून का प्रबंधन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेबर उसके लिए अवेलेबल होते नहीं क्योंकि उस समय आपके हार्वेस्टिंग सीजन भी चलता है तो गन्ने का हार्वेस्टिंग भी होता है और लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं। तो इस केस में रटून मैनेजर एक बहुत ही कारगर उपाय करता है और वो ट्रैक्टर के पीछे लगा के आप उससे दवाइयाँ भी दे सकते हैं और रटून मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश में इसकी तरफ लोग जा रहे हैं।
जी। साथ ही साथ क्या होता है कि 3 तरह के किसान होते हैं मेजरली। एक जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत ही कम है, जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं, एक मीडियम क्लास हो गई, और एक हाई क्लास यानी जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, एक मीडियम। जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है वो सक्षम होते हैं, वो अपनी मशीनरी है वो खुद अवेलेबल अपने यहाँ कर लेते हैं। मीडियम वाले भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, बट जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके पास मशीनरी है वो अवेलेबल नहीं हो पाती। इसके लिए चीनी मिलें क्या करती है कि अपने यहाँ एक बैंक बना लेती है। साथ ही साथ जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं तो चली रही है, चीनी मिलें हैं वो सारे इक्विपमेंट्स के 10-10, 15-15 का बैंक बना लेती है, और बैंक बना के उन छोटे और सीमांत कृषकों को अवेलेबल करा देती है। ट्रैक्टर या तो किराए पे ले लेती है, और बहुत ही मिनिमल रेंट या यू कैन से कि बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे वो अवेलेबल करा देते हैं। तो ये चीनी मिलें बेसिकली काम कर रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर सिंह मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे अभी हमें डॉक्टर शर्मा ने बताया कि किस तरीके से जो चीनी मिल जो है उनके पास भी ऐसे कुछ व्यवस्था रहती है, बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं, लेकिन जिस तरह की मशीनों की जरूरत होती है उसका इंतजाम रहता है। अब जो हम गन्ने में मशीनीकरण की बात कर रहे हैं, और खास तौर पर जो मशीनों के बैंक यानी फार्म बैंक की बात करें, फार्म मशीनरी बैंक की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ नियम, कुछ शर्तें भी होंगी, और क्या किसी तरह की चुनौतियां भी इसमें हैं? देखिए, इसमें जो है ना सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है ना जो खेती होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्व भी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएंगे तो किसान जो है ना 2.5 फीट से लेकर के 3 फीट की दूरी पर ही गन्ना बोता है। हालांकि किसानों में अब ये जागरूकता बढ़ती जा रही है कि अगर हम वाइडर रो स्पेसिंग, जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि 4.5 और 5 फीट पर गन्ने की बुआई करते हैं, तो गन्ने की उपज किसी भी दशा में कैसे भी कम होती नहीं है। किसान भाइयों, आपका भ्रम है। अगर आप 4.5 और 5 फीट की दूरी पर गन्ने की बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से पौध संख्या ज्यादा होगी, आपको मिलियों गन्ने ज्यादा मिलेंगे और उपज आपकी ज्यादा होगी, कहीं से भी कम होने वाली नहीं है। लेकिन इस भ्रम को किसान भाइयों तोड़ना होगा, और इस भ्रम को तोड़ना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि मशीनीकरण आवश्यक हो गया है, और मशीनीकरण के लिए हमें कम से कम 4.5 फीट पर गन्ना बोने की जरूरत है। किसान भाइयों, ज्यादातर किसान भाई अभी तो इस रुझान को समझ नहीं पाए हैं, इस आवश्यकता को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां हम देख रहे हैं कि ज्यादातर किसान अब इस चीज को पहचान गए हैं कि अब हमें 4.5 और 5 फीट पर गन्ने की बुआई करनी है। अगर 4.5-5 फीट पर गन्ने की बुआई करते हैं तो मशीनीकरण सुगमता पूर्वक हो सकता है। मशीनें गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में आराम से चल सकती हैं, और यह सबसे बड़ी शर्त ये मशीनीकरण की है कि हमें जो ना कम से कम 4.5-5 फीट की दूरी पे गन्ना बोना है, जैसा कि अभी हम दिखा रहे हैं, इसी तरीके से आप बता रहे हैं। हाँ, और किसान भाइयों को जो है ना एक आशंका और भी रहती है कि अगर हम ज्यादा जगह छोड़ देंगे तो हमारी जो रबी में ली जाने वाली फसलें हैं उनको हम नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अनुसंधान संस्थानों द्वारा ये तकनीकियां विकसित की जा चुकी हैं कि आप 4.5-5 फीट की दूरी पर सहफसली खेती कर सकते हैं, और एक गन्ने की जो लाइन है उसको आप दोहरी लाइन भी कर दें। और दोहरी लाइन से करने से फायदा ये होगा कि आपकी जो है ना 4.5 या 5 फीट पर आपने गन्ना बो दिया, 2 जोड़े बना दिएगा गन्ने की पंक्तियों के, तो आपके मिल योग्य गन्ने ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल सिंह, डॉक्टर सिंह, यही मेरा सवाल भी था। देखिए, मेरे दिमाग में भी ऐसे है कि अगर आप इतनी जगह छोड़ देंगे खेत में तो कम गन्ना मिलेगा, जो एक आम आदमी के हिसाब से मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया, और किसानों के मन में भी आता है कि जब पूरी हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, उसमें अगर इतनी जगह छोड़ पंक्तियां हम बनाएंगे तो दूसरी फसल लेने के लिए वो भूमि कम पड़ जाएगी। तो ये मतलब क्या ये पूरी तरीके से भ्रम ही है, या फिर इसका सही प्रकार से प्रबंधन किया जाए और मशीनों के इस्तेमाल किया जाए तो उपजाऊ शक्ति और बढ़ सकती है मिट्टी की और फसल? बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कि आपने 4.5 या 5 फीट पर आपने गन्ने की बुआई की, और दोहरी लाइन विधि से आपने गन्ने की बुआई की, या एकहरी लाइन से भी बुआई आपने की, तो 4.5 या 5 फीट की बीच की दूरी की जो जगह है, तो आपने अक्टूबर महीने में यानी गन्ना बोया गया है, अक्टूबर महीना तो निकल गया, आने वाला जो फरवरी का महीना है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में मैक्सिमम जो गन्ने की बुआई है वो फरवरी मार्च के महीने में होती है। फरवरी मार्च के महीने में उसका उड़द और मूंग का सबसे बढ़िया सीजन होता है। तो आपने अगर 4.5-5 फीट की दूरी पर उड़द की 4 लाइनें लगा दी, तो दलहनी फसलों में एक विशेष बात होती है कि जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, नत्रजन है, जिसको कि हम यूरिया के माध्यम से किसान भाइयों देते हैं, तो उन उड़द मूंग की फसलों को आप बुआई कर दें
उससे खेत आपका मजबूत होगा, मिट्टी का जो सेहत है वो सुधर जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और जब फलियों की तुड़ाई कर लेते हैं तो जो शेष फसल अवशेष है उसको गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में दबा देंगे तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति मजबूत हो जाएगी और उपज आपकी कहीं से कम नहीं होगी। एक यहाँ बताना बहुत जरूरी है, जैसा कि शर्मा जी भी और हमारे कुलदीप कुमार जी भी बता रहे थे कि जब गन्ने की बुआई हम कर लेते हैं तो किसान भाइयों को एक भ्रम रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मिट्टी गन्ने के बोए हुए टुकड़ों के ऊपर डाल दें। यह निश्चित रूप से भ्रम है। अगर गन्ने की बुआई के बाद नालियों में भी अगर आपने बुआई की तो उसके ऊपर 2.5 से 3 अंगुल मिट्टी ही अगर आप ढकाई करेंगे तो उसमें क्या होगा ना कि सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ेगा और गन्ने की जो आंखें हैं उनमें जमाव बड़ी जल्दी हो जाएगा। जमाव जितना बढ़िया होगा गन्ने से कल्ले उतने ही ज्यादा निकलेंगे और आपकी जो उपज का निर्धारण होता है वो ज्यादा से ज्यादा मिलयोग गन्नों की संख्या पर निर्भर होता है और जितना कल्ले पहले निकल आएंगे मिलयोग गन्ने उतने ही अच्छे बनेंगे और चीनी का जो परता है वो भी उसमें से अच्छा होगा। जी, तो यहाँ एकदम भ्रम है, अच्छी होगी जी। तो यहाँ एकदम भ्रम है कि हम अगर 4.5 और 5 फीट पर गन्ना बोएंगे तो हमारी उपज कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं कम हो जाएगी। आपको तकनीकियों पर ध्यान देना है और यदि किसान भाई और मशीनीकरण पर ध्यान देते हैं और मशीनीकरण को अपनाते हैं तो आप ताजे गन्ने की बुआई कर सकेंगे। जहां गन्ने की बुआई में मैनुअली तरीके से अगर हम गन्ना बोते हैं तो 30 से 35 आदमी लगते हैं और जब मशीन का प्रयोग हम करते हैं तो 4 या 5 आदमी ही उस 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई कर लेते हैं। अब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से एक मशीन विकसित हुई है जिसको कि हम कहते हैं शुगर केन प्लांटर। शुगर केन प्लांटर क्या करता है कि गन्ने का बीज किसी खेत से आपने ला करके और उस मशीन में जो अटैचमेंट होता है उस अटैचमेंट पे पीछे आपने लाद दी तो वो मशीन क्या करती है ट्रैक्टर के पीछे किसान भाइयों लग जाती है। और हमारे बहुत सारे किसान भाइयों आप जानते भी हैं कि वो जो अटैचमेंट ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है तो 2 आदमी उसमें बैठ जाएंगे उस मशीन में तो दोनों आदमी बारी बारी से गन्ना डालते जाएंगे। एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है तो वो मशीन कूड़ भी खोलेगी, गन्ने के टुकड़ों की कटाई भी करेगी, उनको गिराएगी भी, खाद भी डालेगी, दवा भी डालेगी और ढकाई भी करेगी। तो 4-5 जो क्रियाएं हैं, 4-5 जो ऑपरेशन है एक बार में ही हो जाते हैं। तो 4-5 आदमी 1 हेक्टेयर की बुआई कर लेंगे जहां आपको मैनुअल तरीके से 30 से 35 आदमी लगते हैं। तो आपका जमाव भी अच्छा होगा और लागत भी आप कम कर सकेंगे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और देखिए जहां 35 लोग लगते थे वहां पर सिर्फ 4 लोगों की ही जरूरत है और इस शुगर केन प्लांटर से कितना काम आसान हो जाएगा, कितने कम समय में इसे किया जा सकता है। और जो हम बात कर रहे हैं कि फार्म मशीनरी बैंक के बारे में तो वहां पर इस तरह की मशीनें आपके लिए उपलब्ध होंगी। लेकिन और कौन कौन सी मशीनें हैं जिससे गन्ने की बुआई कटाई जो तमाम क्रियाएं होती हैं उसमें आसानी हो सकती है, यानी शुगर केन प्लांटर के अलावा और कौन कौन सी मशीनें हैं और इससे कैसे उपजाऊ शक्ति भी मिट्टी की बढ़ सकती है, यानी मशीनों के इस्तेमाल से। अक्सर हमने ये तो सुना है कि आप फसलें इस तरीके की लें कि जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, लेकिन मशीनें कैसे उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकती हैं जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं मशीनों के बैंक के बारे में। बहुत सारी बातें हमने आपको बताई ब्रेक से पहले कि किस तरीके से मशीनों का बैंक के काम करता है, किसानों को कैसी सहूलियत हो सकती है। और ब्रेक से पहले हमारी चर्चा चल रही थी कि मशीनें कैसे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकती हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुलदीप जी से, जो कि हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान है। सर, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अक्सर हम कहते हैं कि आप खाद डालें, ऐसी फसलें लें, फसल चक्र अपनाएं, मिश्रित खेती करें, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। लेकिन क्या मशीनों से भी उपजाऊ शक्ति बढ़ सकती है और क्या इससे लागत भी घट सकती है? कैसे संभव हो सकता है, खासतौर पर हम गन्ने के संदर्भ में अगर बात करें? जी बिल्कुल, मशीनों से लागत तो कम होगी ही, जैसा डॉक्टर साहब भी अभी बता रहे थे कि इससे 35 लोगों का काम 4 आदमी द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कुछ जो ऐसे यंत्र हैं जो गन्ने की कृषि में इस्तेमाल होते हैं और जिनसे उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा सकते हैं, हम लागत भी कम कर सकते हैं और उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं गन्ने का। तो ये तीनों काम ऐसे यंत्रों द्वारा किया जाएगा या किया जा रहा है अभी कुछ किसानों द्वारा, जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। जैसे एक यंत्र है चिजलर। आपने देखा होगा कि एक ही लेवल पर जुताई करते करते एक हार्ड पैन बन जाता है जमीन के अंदर, और उस हार्ड पैन वो इतना सख्त हो जाता है कि उससे नीचे ना तो सिंचाई का पानी जा पाता है, ना ही जड़ों का पूरी तरह से विकास हो पाता है। तो अगर हम चिजलर के माध्यम से उस हार्ड पैन को ब्रेक कर देंगे तो उससे वहां पे वो जमीन के अंदर पानी का एक रिसाव पूरी तरह से हो जाएगा और जड़ों का विकास भी पूरी तरह से होगा, और जो नीचे जमीन के अंदर जो उर्वरा शक्ति है, जो उपजाऊ शक्ति है, वो पौधे पूरी तरह से उसको ग्रहण कर पाएंगे। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा एक यंत्र मिट्टी पलटने वाला हल है, जो ट्रैक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है और जो 1 फीट तक की जमीन को पलट देता है। मिट्टी पलटने से क्या होगा, जो जमीन नीचे थी वो ऊपर आ जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति भी पौधे को आसानी से मिल जाती है और साथ में जो ऊपर खरपतवार हैं वो उसके नीचे दब जाते हैं। जी जी। तो इस तरह से उससे उत्पादन बढ़ेगा, उस जमीन की उपजाऊ शक्ति, ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा इससे, और इससे ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर का आपने विषय शुरू किया है तो मैं इसमें एक और बात बताऊं। मल्चर एक इम्प्लीमेंट है जिसमें कि हम पुरानी फसल के अवशेष को काट कर छोटे छोटे पीसेस में खेत में मिला देते हैं, वो फिर धीरे धीरे सड़कर एक ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। इससे आजकल जमीन में क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी है। उस ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी को बढ़ाने के लिए अगर हम मल्चर का प्रयोग करें तो हमें देसी खाद के रूप में उसी पिछली जो फसलें हैं उनका जो अवशेष बचे हैं उससे हमें खाद मिल जाएगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पावर स्प्रेयर्स द्वारा हम नैनो यूरिया और दूसरे उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि कम खाद में ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आजकल तो ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है, हमने भी उसके ट्रायल्स कराए हैं। ड्रोन के माध्यम से हमने नैनो यूरिया और दूसरे उर्वरकों का उसमें स्प्रे कराया है, जिससे कि फसल की उपजाऊ शक्ति बढ़ी है। बिल्कुल इसी तरह स्प्रेयर्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि लेवलर, आप देखेंगे कि जमीन, जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब मेरा बीच में सवाल है, जैसे आपने ड्रोन का जिक्र किया, तो क्या ये जो फार्म मशीनरी है, क्या इसमें भी ड्रोन रहेंगे? ये भी उपलब्ध होगा किसानों के लिए? अभी तक मेरे हिसाब से जो लिस्ट है, जो मैंने अध्ययन किया है, उसमें अभी ड्रोन सम्मिलित नहीं किया गया है। ड्रोन के अभी परीक्षण चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जिस तरह से सफलता मिल रही है, ड्रोन को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा आने वाले समय में। डॉक्टर सिंह, आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि प्रदेश सरकार ने जो है ना इस पर जो है ना ये मंथन इस पर जरूर किया है, क्योंकि देखिए ड्रोन का जो फायदा है वो ये है कि जब गन्ने में ज्यादा बारिश हो जाती है तो गन्ने में खेत में पानी भर जाता है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि कीड़े मकोड़ों या बीमारियों का जो स्प्रे होता है दवाओं का, वो संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ड्रोन का उपयोग बहुत अच्छा साबित हुआ है। और साथ ही साथ जो नैनो यूरिया भी आजकल चल रही है, नैनो यूरिया के स्प्रेइंग के लिए जो है नया इसका जो ड्रोन का उपयोग है उसका भी जो है ना गवर्नमेंट इसको सोच रही है। और इसके लिए मुझे लगता है कि कुलदीप जी 50 पीस जो है ना सरकार ने खरीदने का मन बनाया कि शायद खरीदेंगे भविष्य में इसकी योजना है। बिल्कुल जो हम बात कर रहे हैं मशीनों की बैंक की शुगर केन के लिए, भविष्य में इसकी भी संभावना है, इस पर काम किया जा रहा है। अब डॉक्टर साहब, जैसे कि आप लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति अभी फिलहाल है, और देखिए कृषि अब पहले वाली कृषि नहीं रही है, अब विज्ञान इसमें इस्तेमाल होता है, नई तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो इसी से जुड़ा मेरा एस एल शर्मा जी से सवाल है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि
जो शुगर मिल्स हैं उनकी समस्या ये रहती है, या फिर कहें किसानों की भी ये समस्या रहती है कि जब कटाई का समय होता है उसी समय जो शुगर मिल्स हैं उनकी पिड़ाई का समय शुरू हो जाता है। तो इस समस्या को एड्रेस करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या ये जो हम मशीनों के बैंक की बात कर रहे हैं, क्या इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि शुगर हार्वेस्टर जो है वो किसानों तक पहुंचे? हाँ, शुगर हार्वेस्टर है जिनसे गन्ना कटाई का कार्य किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में तो बहुत अच्छे से चल रहा है। वहाँ पे शुगर हार्वेस्टर ही मैक्सिमम यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो लेबर की और भी बड़ी समस्या है। यूपी में थोड़ा अभी शुगर हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यूपी में थोड़ा इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जो पर्चियाँ मिलती है, एक समिति सिस्टम है जिसके थ्रू कुछ पर्चियाँ मिलती है। वो पर्चियाँ हैं वो कम क्वांटिटी की होती है, 20 से 60 कुंटल की एक बार में पर्ची मिलती है। तो हार्वेस्टर जैसे किसी खेत में घुस गया तो वो फिर गन्ना जब तक इधर उसका 50% खेत या पूरा नहीं काट लेगा तो पड़ता नहीं आएगा, नहीं तो किसान को आएगा ना हार्वेस्टर को आएगा। तो ये यूपी में थोड़ी सी की एक अभी प्रॉब्लम है। हालांकि छोटे हार्वेस्टर या कम क्षमता वाले हार्वेस्टर है वो यूज किए जा सकते हैं, जिसकी अभी पॉसिबिलिटी है वो एक्सप्लोर की जा रही है यूपी में। तो हार्वेस्टर एक बड़ा कदम होगा। तो ये तो मुझे लगता है जो गन्ना मिल्स हैं उनके लिए भी बहुत सहूलियत रहेगी इससे। यस, बहुत राहत इसलिए मिलेगी कि जो गन्ना है वो फ्रेश गन्ना आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, मजदूर है उसको टाइम लगता है गन्ना काटने में, फिर वो गन्ने को ढुलाई करते हैं और इसमें एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मिनिमम 24 आवर्स तो लग जाते हैं। हार्वेस्टर के केस में गन्ना काटा तुरंत मिल में डाल दिया जी, तो वो काफी उपयोगी होगा और रिकवरी भी इससे शुगर मिलों की बढ़ेगी जी, और रिकवरी बढ़ेगी। किसान का भी अगर गन्ना फ्रेश चला जाता है मिल में, क्योंकि गन्ने का अगर तो आप वो भी समय से वो फ्री हो जाएगा, उसे भी अतिरिक्त समय मिलेगा दूसरी फसलों के लिए। अतिरिक्त समय भी मिलेगा, साथ ही साथ उसकी जो वजन है वो भी अगर आप अच्छा मिलेगा। हाँ, वजन अगर आप टाइम कंज्यूमिंग करते हो तो वजन उसका डिटोरेट होता जाता है गन्ने का, तो वो भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सिंह, मैं आपसे यहाँ पर अब समझना चाहूंगी कि देखिए हम ये भी जानते हैं और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि गन्ना जो फसल है उसमें श्रम बहुत लगता है, बहुत मेहनत और कठिनाइयों से भरा होता है पूरा दौर, जब किसान उसकी बुआई करता है, कटाई करता है और बीच का भी जो समय रहता है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो अलग अलग समय उनमें किस तरह का श्रम होता है, और इस श्रम को चाहे वो बुआई की बात करें, जैसे हम शुगर केन हार्वेस्टर की बात कर रहे थे, और बीच में भी आपने बताया कि किस किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये अलग अलग समय में जो अलग अलग फेजेस होते हैं उनमें लगने वाले श्रम को कम करने के लिए किस तरह का प्रयास है, मैं चाहूंगी कि आप चरणबद्ध तरीके से बताएं। बहुत बहुत आपने जो है ना बढ़िया सवाल किया। देखिए, मैंने आपको शुरुआती दौर में बता दिया था कि गन्ने की खेती में जो लागत है वो लगभग 3 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आती है, और उसमें उसका आधा भाग जो है ना मानव श्रम के ऊपर लगता है। जितना भी हमारा 3 लाख है तो मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपए आपको मानव श्रम पर लगता है। और मानव श्रम को अगर हम इसका अलग अलग दृष्टिकोण से अगर देखें तो बुआई में लगभग हमको 35 आदमी गन्ने की बुआई में लगते हैं, और 60 आदमी हमको गन्ने की जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन होते हैं उसमें लगते हैं। करीब 40 आदमी जो है ना गन्ने की बंधाई में लगते हैं, और इस तरह से 18 से 20 आदमी आपको जो है प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स यानी दवाओं के छिड़काव के लिए, सिंचाई के लिए, और 150 आदमी आपको लगते हैं गन्ने की कटाई में। और गन्ने की कटाई में बहुत ज्यादा आदमी लगते हैं, और इसी के चलते महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि 20 से 25% जो रकबा गन्ने का है वो शुगर केन हार्वेस्टर के द्वारा गन्ने की कटाई की जाती है। वहां आवश्यकता इस बात की है कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सिस्टम से गन्ने की खेती होती है। सारी लगभग सारी मिले, पूरी तो नहीं लेकिन लगभग सारी मिले वहां की सहकारी पद्धति से चलती हैं। तो 20 से 25% महाराष्ट्र में, 10 से 15% हमारे कर्नाटका में, 4 से 5% हमारे इधर गुजरात में, दूसरे अन्य प्रांतों में, और लेकिन नॉर्थ इंडिया में हमारा जो उत्तर भारत है वहां पर लगभग निल, बिल्कुल भी शुगर केन हार्वेस्टर की से गन्ने की कटाई नहीं होती। लेकिन भविष्य में इसकी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जो श्रम है आजकल उत्तर भारत में भी जो श्रमिक हैं, काम के समय में श्रमिक मिलते नहीं है, मनरेगा है या शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, तो किसानों को जो है ना श्रमिकों की कमी की वजह से बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जरूरत यह है कि जो हमारे मुख्य काम हैं, जहां पर जैसे गन्ने की बुआई है, बहुत सारे हमारे किसान जो है ना गन्ने की बुआई अब मशीनों से करने की सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। जहां
35 आदमी लगते हैं, वहाँ 5 आदमी से काम चल रहा है। जहाँ गन्ने की जो निराई गुड़ाई है उसमें 60 आदमी जहाँ लगते हैं, वहाँ ये जो है ना मात्र 10 आदमी 2-3 बार में 10 आदमियों के द्वारा ही ये काम कर सकते हैं। और गन्ने की जो कटाई है, अगर हार्वेस्टर हमारा जाता है तो 150 आदमी जो है ना 130 से 150 आदमी लगते हैं। और टोटल जो अगर गन्ने की खेती में अगर श्रमिक दिवसों की बात करें तो लगभग 350 श्रमिक दिवस गन्ने की खेती में लगते हैं। ये बहुत बड़ी लागत होती है। इस श्रमिक लागत को हमें कम करना है, कम नहीं करना है, क्योंकि उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है। ये जो श्रमिक हैं समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए गन्ने में मशीनीकरण बहुत ही आवश्यक हो गया है। और इस आवश्यकता को समझते हुए प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था की है, फार्म मशीनी बैंक, बैंकों की तर्ज पर जो फार्म मशीनी बैंक स्थापित किए गए हैं, उसमें हमारे जो 5 युवक होंगे उनको रोजगार भी मिलेगा। और जो हमारे किसान भाई है उस मशीनों का उपयोग करके इस बैंक के बारे में थोड़ा और बारीकी से मैं आपसे आगे समझूंगी, लेकिन क्योंकि अभी हम मशीनों की बात कर रहे हैं, श्रम की बात कर रहे हैं, कैसे गन्ने की जो फसल है और उससे बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तो अभी इसी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं कुलदीप जी आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए एक चुनौती ये भी होती है कि अन्य फसलों से गन्ना की किस्मों को उसका प्रचार प्रसार करना या फिर उसे हम कहते हैं कि उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी फसलों में तो होता है बीज तैयार हो गए, बीज किसानों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसमें बड होता है। इसी तरीके सिंगल बड को लेकर हमने देखा है पीछे, और इस पर भी हमने कार्यक्रम किया था कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनकी मदद ली जा रही है। तो इसमें बड कटर की भी क्या भूमिका है, क्योंकि तब भी हमने कार्यक्रम किया था तो उसमें बताया गया था कि महिलाओं को ऐसे बड कटर पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि महिला उतना श्रम नहीं कर सकती है, वो थोड़ी नाजुक होती है। तो उस तरह के बड कटर्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, इसमें क्योंकि गन्ने में आपने जैसे बताया कि गन्ने का जो बीज है वो बड के रूप में आगे विकसित करने के लिए दिया जाता है। और पहले क्या होता था कि किसान 2 आंख के या 3 आंख के टुकड़े काटकर सिंपल दराती से और बुआई के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें आधी उसकी बड्स डैमेज हो जाती थी, सीड का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता था। लेकिन अभी महिला सहायता जो समूह बने हुए हैं, जो नई प्रजाति आ रही हैं, उनके बीज का फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके फास्ट उसको एरिया में पहुंचाने के लिए इनका योगदान बहुत सराहनीय रहा है। और इसमें किसानों को अपने गांव में ही महिला सहायता समूहों द्वारा बीज की तैयार करके उनको बीज दिया जा रहा है। इसमें किसानों को सही वैरायटी का बीज सही रेट पर उचित दाम पर मिल जाता है और गांव में उपलब्ध हो जा रहा है, और किसान इसके बदले में उनको उचित मुआवजा या उचित धन महिला समूहों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो रोजगार महिलाओं को भी मिल रहा है। मैंने जो सुना है कि जो कोविड का समय था उस वक्त इसमें हमने बहुत अच्छे परिणाम देखे। जी, और इसमें किसानों को सही बीज मिल गया, सही समय पर मिल गया, और महिलाओं को रोजगार मिल गया। इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार का गन्ना विभाग है वो भी आर्थिक मदद इनकी समूहों के लिए कर रहा है। और इसका फायदा ये है कि एक तो सीड का सिलेक्शन हो जाता है सिंगल इससे सीड कटर से, बड सीड कटर से, साथ में उसमें जो बड है वो डैमेज नहीं होती है। और मैं आपको बताऊं कि जो इस तरह से महिला सहायता समूह के द्वारा जो बीज उपलब्ध कराया गया है उसमें जो जर्मिनेशन मिला है वो 90 से 95% तक जर्मिनेशन देखा गया है। सामान्य किसान जो खेती करते थे, बुआई करते थे, उसमें 35 से 40% से ज्यादा जर्मिनेशन नहीं मिलता था। तो आप देखिएगा क्वालिटी ऑफ सीड का कितना महत्व है गन्ने की फसल की बुआई में और गन्ने की ग्रोथ में और उत्पादन में। तो वो महिलाओं ने किया है। इसमें यूनिफॉर्म उनको बर्ड्स मिलती हैं, सिंगल बर्ड का सीड मिलता है। सहूलियत है इसमें कि उन्हें बर्ड तैयार मिल जाते हैं, जी, अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। जी। इसमें 2 तरह की मशीन काम करती हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो मैनुअल मशीन है, इसमें 2 महिला या 2 पुरुष एक साथ काम करते हैं। इसमें एक मशीन को चलाता है और दूसरा सिंगल बर्ड कटिंग करके सीड उपलब्ध कराता है। इसमें करीब 1 दिन में 2 लोगों की टीम 1 एकड़ के लिए सीड उपलब्ध करा सकती है। दूसरा मोटराइज्ड मशीन है जो बिजली से और मोटर से चलती है। उसमें एक व्यक्ति या एक पुरुष या एक महिला बर्ड कटिंग का काम कर सकती है, और उसमें 2.5 एकड़ से 3 एकड़ तक का सीड 1 दिन में एक महिला या एक पुरुष तैयार कर सकता है। तो ये इससे हमारी जो नई वैरायटीज का सीड है उसको खेतों में पहुंचने में, किसानों तक पहुंचने में बहुत मदद मिली है। इसके अलावा मैं मशीनीकरण पर बात में कर रहा था, और जैसा कि बता रहे थे कि हार्वेस्टर की
की समस्या है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ लघु और सीमांत किसान ज़्यादा हैं और हमारी सप्लाई व्यवस्था इस तरह की हार्वेस्टर को चलाना मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मशीनीकरण में ही ये काम हुआ है कि क्रय केंद्रों के माध्यम से शुगर मिल्स किसानों से गन्ना खरीदती हैं। दो तरीके से गन्ना खरीदा जाता है, एक किसान सीधे मिल गेट पर गन्ना लेकर आते हैं, दूसरा क्रय केंद्र पर लेकर आते हैं। तो क्रय केंद्र से गन्ने को लोड करके ट्रक के माध्यम से फैक्ट्री में लाने की जिम्मेदारी शुगर मिल्स की होती है। उसमें पहले 20-20, 30-30 लेबर काम करती थी जो गन्ने को किसान की ट्रॉली से लेकर ट्रैक्टर में लोड करते थे। अब शुगर मिल्स ने वहां पर ऑटोमेटिक केन लोडर्स लगा दिए हैं, वो सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ने को उठाते हैं और ट्रक में लोड कर देते हैं। इससे श्रम की बचत हुई है, लागत में बचत हुई है, साथ ही साथ कट टू क्रश जो बहुत अहम है गन्ने के उत्पादन के लिए भी और गन्ने की रिकवरी के शुगर रिकवरी के लिए भी, उसमें बहुत समय में कमी आई है, क्योंकि वहां पर सेंटर के क्रय केंद्र के ऊपर गन्ना रुकता नहीं है। जैसे ही ट्रॉली आती है लोडर द्वारा लोड कर दिया जाता है और ट्रक के माध्यम से शुगर मिल में पहुंचकर गन्ना क्रश हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब एस एस शर्मा जी इस पर जरूर कुछ ना कुछ बताना चाहेंगे। जैसे बता रहे कि इसमें समय की कमी, समय भी बचता है और मिल्स के लिए भी इससे काफी सहूलियत होती होगी सर? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि जैसे कुलदीप जी ने बताया और डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लोडर से गन्ना उठाते हैं वहाँ पे सेंटरों पे, तो उससे क्या होता है कि जो वाहन आया वो लोडर एक ऐसे इस तरह के हैं, ग्रैब, उससे ग्रैब से सीधा उठा लेते हैं और डायरेक्ट ट्रक में डाल देते हैं। तो इससे जो लेबर लगते थे, अब आप समझो कि एक गाड़ी भरने में कम से कम 12 या 13 लेबर लगते हैं और उसको 3 घंटे लगते हैं। वो लोडर है वो हार्डली 20-25 मिनट में एक गाड़ी भर देता है। जी जी। तो एक तो ये टाइम की बचत हुई है, दूसरा वो 3 घंटे में भरता है, वो 25 मिनट में भर दिया तो 25 मिनट में गन्ना लेके फैक्ट्री चला जाएगा, वो 3 घंटे वहीं खड़ा रहेगा। तो ये मशीनों के कारण एक तो काफ़ी हुई है। और एक दूसरी बात जैसे बताई कि जो सिंगल आई बर्ड से कटर है जो सिंगल लोड करते हैं, इससे भी काफी समय की बचत होती है, जो आजकल नई वैरायटियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। बिल्कुल, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन जरूरी है कि बहुत तेजी से जो वैरायटीज हैं गन्ने की वो पहुंचे, और इसमें जो हम बड कटर की बात कर रहे हैं उसकी भूमिका बहुत ही अहम है। और उससे एक तरह से 90-95% आपका यूटिलाइजेशन हो जाता है बीज का। साथ में जो ट्रीटमेंट डिवाइसेज आ रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट डिवाइसेज, अभी ट्रेडिशनल मेथड ये है कि एक बड़ा सा वो ले लेते हैं ड्रम, उसमें वो डालते हैं बीज, उसमें डालते हैं, उसको कई देर तक पड़ा रहते हैं। तो ऐसे डिवाइसेज आ गए हैं, प्लांट MHT प्लांट है, सीड ट्रीटमेंट डिवाइसेज हैं, जिसमें आपका हार्डली 1-1.5 घंटे में प्रोसेस हो जाता है वो, और ट्रीटमेंट कर देते हैं। साथ ही जैसे बताइए कि ड्रिप इरिगेशन से जो सिंचाई करते हैं, अभी क्या है गन्ने में ट्रेडिशनल मेथड से वो नाली बनाते हैं और नाली में पानी खोल देते हैं, तो आइडल लैंड में भी पानी जा रहा है, इधर उधर भी जा रहा है, कहीं ज्यादा जा रहा है, कहीं कम जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन से पानी है वो सिर्फ जड़ों में ही जाता है गन्ने की, और वो बहुत वैसे भी फायदा होता है, और एक पानी भी कम लगता है, जो आजकल ग्राउंड वाटर की भी समस्या है। बिल्कुल, ग्राउंड वाटर की भी समस्या है, और सरकार ये भी बता रही है कि किस तरीके से पानी बचाना बहुत जरूरी है। और अक्सर जब हम पानी की बर्बादी या पानी बचाने की बात करते हैं तो महानगरों का जिक्र होता है कि वो शावर से नहाते हैं, पानी बाल्टियों भर पानी लेकर के कार धोते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कृषि में बहुत ज्यादा पानी का कहीं ना कहीं बर्बादी होती है, वेस्टेज होती है, और वो फ्लड इरिगेशन एक उसकी बड़ी समस्या है। तो किस तरीके से फ्लड इरिगेशन को ना अपना कर, यानी खुला जो आप पानी छोड़ देते हैं खेतों में, उससे फसलों को भी कई बार नुकसान हो जाता है ज्यादा पानी से, और पानी बर्बाद तो होता ही होता है। तो किस तरीके से आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और खासतौर पर गन्ने की फसल में भी संभव है, वो अभी हमारे मेहमान ने बताया। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो गन्ने को लेकर ये मशीनरी बैंक बनाए गए हैं, इसके साथ साथ और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्या किसी तरह का कोई समन्वित पूरा एक मॉडल है जिस पर काम किया जा रहा है। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं मशीनों के बैंक के बारे में, किस तरीके से गन्ने की खेती को और बेहतर बनाने के लिए इस तरह की मशीनों के बैंक चलाए जा रहे हैं, जिनसे किसान मशीनें ले सकते हैं और अपनी खेती को और सुगम कर सकते हैं, उपजाऊ शक्ति भी मिट्टी की बढ़ा सकते हैं और ज्यादा लाभ भी ले सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर सिंह, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसी ब्रेक से पहले जहां पर हमने बात छोड़ी थी कि किस तरीके से जो ये हम मशीनरी बैंक की बात कर रहे हैं खासतौर पर गन्ने के लिए, इससे अन्य कौन कौन सी योजनाएं जोड़ी जा रही हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अभी जो है ना उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ना फार्म मशीनरी बैंक स्थापना के बारे में सोचा है और कर भी रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी जो चीनी मिलें हैं, गन्ना विकास विभाग है और हमारे जो अनुसंधान संस्थान है, सबके समन्वित प्रयास से जो है ना गन्ने की खेती में जो है ना बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। चीनी मिलों द्वारा स्वयं ही इस तरह की जो है ना जो हमारे जो कृषि के गन्ना खेती में औजार होते हैं उनको उपलब्ध हमारी चीनी मिलें कराती हैं। साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह भी बनने लगे हैं। हर एक चीनी मिल क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह है, वो भी जो हमारी जो महंगी गन्ने की खेती की मशीनें हैं उनको खरीद करके अपने समूह में रखते हैं और बारी बारी से किसानों को उपयोग के लिए देते हैं और सभी का उसमें पैसा रहता है, इसलिए जो है ना किसी से किराया नहीं लिया जाता है। लेकिन उसमें शर्तें ये होती हैं कि आपको अगर एक दिन के लिए दिया गया है तो एक दिन में आप काम करके वापस कर दें। इसके साथ ही साथ जो है ना देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नाबार्ड है, इनके द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं हैं खेती बाड़ी के बारे में। गन्ना खेती के लिए भी उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं कि आप स्वयं सहायता समूह बनाएं, उसमें बहुत कुछ पैसा हमारे स्टेट बैंक और नाबार्ड की योजनाओं के माध्यम से उनको मिलता भी है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज आ गई है जिसको कि हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि इनका जो ना खेती बाड़ी में जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है कृषि विकास के लिए, चाहे गन्ने की खेती हो चाहे किसी अन्य फसल की खेती हो, एफपीओ क्या करते हैं कि अपने समूह में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो तरह तरह की मशीनें रखते हैं और नाबार्ड और स्टेट बैंक की योजनाओं का लाभ लेते हैं और उनकी मार्केटिंग का भी पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन गन्ने की खेती में जो सबसे अहम चीज आजकल निकल करके आ रही है कि जो स्वयं सहायता समूह है, विशेष रूप से जो महिला स्वयं सहायता समूह है, उसमें जो ना सिंगल बर्ड आई तकनीकी के जरिए हम नवीन नवीन प्रजातियों का बीज, जहां एक प्रजाति को फील्ड तक पहुंचने में 10 साल लग जाते हैं, इस विधि से त्वरित गन्ने का बीज बहुगुणन करके उसको मल्टीप्लाई करके और कम समय में ज्यादा किसानों को मिल जाता जिसके बारे में अभी हमने विस्तार से बात भी की। अच्छा सर, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं बाकी रह गया, तो मैं एक बार फिर से एक क्विक रिकैप जैसे होता है, ये बैंक जो है किस तरीके से काम करेगा? क्या किसान जाएगा, उसे ये मशीनें उधार मिलेंगी या उसको किराया चुकाना होगा? क्या कोई सिक्योरिटी भी जमा करनी होगी? क्या कोई प्राइवेट प्लेयर आकर के इस तरह के बैंक स्थापित कर सकता है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है उन पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि देखिए, हमारे जो है ना प्रदेश सरकार की जो है ना टोटल 168 सहकारी चीनी मिल समितियां हैं और 14 चीनी मिल समितियां हैं। तो अभी सरकार ने केवल जो है ना 146 जो सहकारी चीनी मिल समितियां हैं, उन समितियों में ये फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करेंगे और जो समितियां हमारी हैं, उन समितियों के जो सदस्य होते हैं रजिस्टर्ड हमारे गन्ना किसान होते हैं। और जितने भी रजिस्टर, सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि जो मशीन अगर किसान को ले जाना है तो सबसे बड़ी शर्त यह है कि उस समिति का सदस्य हो और उस सदस्य होगा और उसी सदस्य किसान को ही वो मशीनें दी जाएंगी। उसके एवज में एक जो किराया है, किराया जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेने के बाद जो है ना, या किसान क्रेडिट कार्ड है उसके लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। यहाँ पर जो है ना आपको जो है ना जो मशीनरी आप लेंगे फार्म मशीनरी बैंक से, तो उसके एवज में आपको कुछ किराया देना पड़ेगा। और किराया इतना ज्यादा नहीं हुआ कि उसको आप दे ना सकें। किराया केवल इतना लिया जाएगा कि जो 5 हमारे जो युवक उसमें रखे जाएंगे, 5 युवक, उनकी जो है ना पारिश्रमिक जो दिया जाएगा उस पारिश्रमिक को दिया जा सके और जो फार्म मशीनरी बैंक में जो हमारे इम्प्लीमेंट्स हैं, जो औजार हैं, उनका रखरखाव और उनकी मरम्मत वो लंबे समय तक चलते रहें, उसके लिए कर का इसका किराए का निर्धारण
किया जाएगा और जितने सदस्य किसान हैं केवल उन्हीं को मिलेगा और बाकी किसानों को ये नहीं मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि गन्ना किसान उस समिति का सदस्य हो। ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा कि इसमें जो ना किसी तरह से पैसा कमाया जाए, लेकिन इसमें एक खास बात और आगे है कि उस चीनी मिल समिति में 5 युवकों को एक रोजगार भी मिलेगा। मतलब एक सैलरी पर होंगे वो? जी सैलरी पर भी होंगे। हाँ, सैलरी पर होंगे। वो क्या करेंगे कि उस फार्म मशीनरी बैंक से वो औजार लेंगे या मशीन लेंगे और ले जाकर के खुद किसान के खेत में जाएंगे। आप निराई गुड़ाई का काम करेंगे, बुआई का काम करेंगे या और वो जरूरत वाले काम है उसको करके और वापस उस मशीन को ला करके उस फार्म मशीनरी बैंक जहां पर उस समिति में होगी वहां वापस रखेंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो किसी तरह से खराब न हो। अगर काम करने में खराबी आ भी जाती है तो उसकी मरम्मत और उसके रख रखाव जो कार्य है, जो आपसे किराया वसूला जाएगा, उस किराए में से उसका काम किया जाएगा। जी कुलदीप जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ और पॉइंट जो आपको लगता है कि यहाँ पर जिनका जिक्र होना जरूरी है? जी, मैं यही कहूँगा कि ये योजना जो मशीनीकरण की योजना है, मशीन बैंक की योजना है, बहुत अच्छी योजना है। और जो किसान भाई आसपास के गांवों में घूमते थे मशीनरी के लिए किराए पर लेने के लिए, लघु और सीमांत किसान जो सक्षम नहीं है इस तरह की मशीन अपने पास रखने के लिए, उनके लिए बहुत लाभदायक योजना रहेगी। और उससे लागत भी बचेगी किसान की, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और समय की भी बचत होगी। जी, बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, पानी के बचाव की बात आ रही है तो ड्रिप इरिगेशन में हमने अपने यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगवाया था और मैं आपको बताऊं कि 50% तक पानी में के उपयोग में कमी आई और लागत में 30% की कमी आई, उर्वरक में 40% की कमी आई और उसका जो उत्पादन है वो 25% फसल का बढ़ गया बाय दीज ड्रिप इरिगेशंस। तो और इससे सबसे बड़ी बात है कि आजकल पानी सबसे बहुमूल्य चीज है, इसकी बचत हो रही है। और मैं यहाँ किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक किसान ये नहीं कर सकता है, तो आप अपने खेत को समतल जरूर कर लीजिए। आजकल ऑटोमेटिक लेवलर आ रहे हैं, हम देखते हैं कि किसान भाई उसमें इरिगेशन शुरू कर देते हैं और वो खेत में एक कॉर्नर में जहां नीचा होता है वहां पानी भर जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, इससे पानी की भी बचत होती है, फसल भी खराब होती है। एक और माध्यम है जो किसान भाई कर सकते हैं और इससे पानी की बचत भी होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। जैसा कि बताया कि गन्ने की एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 4 फीट कम से कम होनी चाहिए, 5 फीट भी हो सकती है। उसके लिए ट्रेंच प्लांटर से प्लांटिंग करें कम से कम। उससे क्या होगा, एक तो उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही साथ इरिगेशन में जो सिंचाई में जो पानी लगता है उसमें कमी आएगी और सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी और उत्पादन में 15 से 20% की बढ़ोतरी हमने ट्रेंच प्लांटिंग से देखी है और 10 से 15% पानी की बचत हमने होते हुए देखी है। तो हम ये कुछ ऐसे माध्यम है, जिन छोटे छोटे माध्यम है। ड्रिप इरिगेशन थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है, अगर हर एक किसान नहीं कर पाता तो वो ट्रेंच प्लांटिंग कर सकता है, अपने खेत को समतल कर सकता है। इससे उसकी लागत भी कम होगी, पानी की भी बचत होगी और उसका आय भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। इस तरह की विधि का इस्तेमाल करने का फायदा ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि आपकी खेत की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई सूख गया और फिर जब आपने फसल दी तो पानी भर दिया। अगर आप इस तरह जिन तरीकों के बारे में भी हमारे मेहमान बता रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो एक लंबे समय के लिए कह सकते हैं एक पूरा इन्वायरमेंट ऐसा बनता है जहां पर मिट्टी में नमी बनी रहती है और ये फसलों की ग्रोथ के लिए, उनके बढ़वार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, कुछ और पॉइंट्स आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सर? मशीनरी के बारे में, मशीनरी बैंक के बारे में और मशीनरी अवेलेबल कराने के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही साथ किसान भाइयों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गन्ने की बुआई के लिए, सीड का सिलेक्शन। और सीड है वो हेल्दी होना चाहिए और हर 5 साल के बाद सीड बदल देना चाहिए। सीड उसी वैरायटी का भी हो सकता है, दूसरी वैरायटी का भी हो सकता है, बट सीड बदल देना चाहिए। जैसे आजकल रेड रोट एक बीमारी आ गई है, लाल सड़न रोग, जो गन्ने को पूरा खत्म कर देती है। तो सबसे पहले सीड सिलेक्शन, सीड हेल्दी होना चाहिए। दूसरा, हर 5 साल के चक्कर के बाद में सीड है वो बदल देना चाहिए। टिश्यू कल्चर का सीड है वो यूज करना चाहिए और या जो वैरायटी है वो बदल देनी चाहिए और साथ ही साथ वाइडर स्पेस से बुआई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आज के कार्यक्रम में निकल कर आई और जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम का विषय भी रखा मशीनों का बैंक, तो अब आप समझ गए होंगे कि दरअसल मशीनों का कौन सा बैंक है, इस बैंक से जाकर आप क्या ले सकते हैं। और देखिए, पैसा तो हम जरूरत के लिए लेते हैं, लेकिन जब ये मशीनें आप लेकर आएंगे तो इससे आप और पैसा पैदा करेंगे, ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए, हमारे
हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इस पूरे जटिल विषय को इतने सरल शब्दों में समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही, लेकिन विचार विमर्श आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना फीडबैक पहुंचाने के लिए इस ईमेल आईडी पर आप मेल कीजिए। आप देख सकते हैं विचार विमर्श 08@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। और अगर आप चाहते हैं किसी विषय को हम कार्यक्रम में शामिल करें तो भी आप हमें ईमेल कर जरूर बताएं। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने मशीनों के बैंक के बारे में जानकारी दी है, जरूर आप इससे जुड़ेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। और जो गन्ना समितियों की बात की कि उससे जुड़ना बहुत जरूरी है, तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर आप इन बैंकों तक जाना चाहते हैं तो समिति से जुड़ना महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं कि अगली बार जब आप खेती करेंगे गन्ने की तो उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अच्छी उपज भी प्राप्त कर पाएंगे। और हमारा मकसद भी ये होता है कि किसानों तक नई तकनीक के बारे में जानकारी पहुंचाएं। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
खनक है तो प्यार जुबां पे घुला नमक है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। प्यार रंग है तो प्यार उमंग है। पहले पहले प्यार की क्या है ये दीवानगी। प्यार बंदगी है तो प्यार ही जिंदगी है। एक प्यार का नगमा है। प्यार पर बने बेमिसाल नगमे और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। दिल दे के दर्दे मोहब्बत लिया है, सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने प्यार किया। रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। ये सफर है प्रकृति का, ये दास्तां है हमारी संस्कृति की। आओ देखें हमारे कृषि पर्यटन के इस अद्भुत नजारे को, जो लिख रहा है भविष्य सफल किसानों का। चलो गांव चले। देखना ना भूले हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पे।